नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव द्रव्य कहाँ पाया जाता है, उपस्थिति। तो सेल के बारे में अब तक हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से संबंधित जानकारी ले चुके हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम सामूहिक रूप से ही जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोई भी सेल है उसके चारों ओर यदि प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होगी, उसके अंदर की साइड में कोशिका झिल्ली है। अब शेष जो भाग होता है उसको सामूहिक रूप से ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है जीव द्रव्य के भाग। जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक भाग है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। यानी सेल का जो यहां मध्य में ये हो गया इसका न्यूक्लियस, केंद्रक, और इसके चारों तरफ जो आवरण है जिसमें सजीव पदार्थ कोशिकांग होते हैं वो हो गया हमारा कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर के ही जीव द्रव्य के नाम से जाने जाते हैं। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों में डिफरेंस है। जीव द्रव्य में ही कोशिका द्रव्य और केंद्रक शामिल है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य के भीतर केंद्रक उपस्थित होता है। इसी केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल डीएनए उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कोशिकांग की। कोशिकांग क्या होते हैं? सजीव पदार्थ होते हैं जो कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। अब बहुत सारे कोशिकांग हैं, उनमें से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो हमारे बॉडी में एनर्जी से संबंधित कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की। क्वेश्चन हम साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां देखिए, जीव द्रव्य उपस्थित होता है। आंसर होगा कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर। कोशिका झिल्ली के भीतर। उसके बाद में जीव द्रव्य के भाग हैं। एक ऑप्शन होगा कोशिका द्रव्य, दूसरा होगा केंद्रक, तीसरे में आता है ए और बी दोनों। यानी जीव द्रव्य के भाग हैं कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, दोनों ही जीव द्रव्य के भाग हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कोशिकांग। कोशिकांग होते हैं, सही आंसर होगा सजीव पदार्थ। कोशिकांग कैसे हैं? सजीव पदार्थ हैं। सजीव जो मटेरियल है वो है, निर्जीव नहीं है। ये ऑप्शन में निर्जीव दिया होता है। सारे के सारे जो सेल ऑर्गन्स हैं ये कोशिकांग हैं, ये सजीव पदार्थ होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। तो यहां हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो आंसर होगा अल्टमान। अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सही आंसर होगा अल्टमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। सही उत्तर होगा सी बेंडा।
सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम अल्टमान, नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम सी बेंडा। अन्य नाम, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? उसमें पहला नाम आता है कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस। क्वेश्चन यहां बनता है कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, निम्न कोशिकाओं को कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना, सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया, या ऐसे भी पूछ सकते हैं दूसरे शब्दों में, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में एनर्जी यानी ऊर्जा का संचय, स्टोरेज होता है। तो एक तो हो गया पॉइंट एनर्जी से संबंधित। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संरक्षित रहती है, स्टोर रहती है। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो क्वेश्चन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है या ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित होती है, ऑप्शन है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में। सही आंसर होगा एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एटीपी का पूरा नाम है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ऐसे यहां बनता है एडिनोसिन, एक बेस का नाम है एडिनोसिन। टी का मतलब होता है यहाँ ट्राई, यानी कि 3, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। 3 फोस्फेट जो हैं वह एडिनोसिन के साथ में जब जुड़ते हैं तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी का पूरा नाम और एडीपी का पूरा नाम के और एटीपी का पूरा नाम दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। डी का मतलब यहाँ डाई से हो जाता है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो 2 से 3 फॉस्फेट हो जाते हैं और इसी समय एडीपी से एटीपी बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। ये क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद में देखिए, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्रीय प्रक्रिया के दौरान बनती है। उस चक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस साइकिल को बताया था, उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है क्रेब्स चक्कर। तो क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्कर की प्रक्रिया संपन्न होती है, किस कोशिकांग में संपन्न होती है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्कर क्या है? एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है, उससे बनने वाले प्रोसेस का नाम जो है क्रेब्स चक्र है। ये क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है।
तो दो ऐसे प्रोसेस है, एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां संपन्न होता है? उसका आंसर होता है कोशिका द्रव्य में। दूसरा प्रोसेस है क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर कहां संपन्न होता है? सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। उसके बाद में देखिए, ये जो क्रिया है ये कब संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्कर की क्रिया जो है वह कब संपन्न होती है? कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कब संपन्न होती है, यानी दूसरी कौन सी क्रिया है? सही आंसर होगा श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन के दौरान जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उसी समय एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है बनती है। तो क्रेब्स चक्कर की क्रिया कहां संपन्न होती है? आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्कर के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्तर होगा श्वसन की प्रक्रिया में, क्योंकि पौधों में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, लेकिन वहां एनर्जी नहीं बनती है, वहां फूड यानी कि भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बन रहा है। एटीपी के रूप में जो एनर्जी बन रही है वह श्वसन के दौरान बनती है, जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऑप्शन आते हैं एक झिल्ली युक्त, दूसरा ऑप्शन आता है दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो झिल्लियों का आवरण होता है, इसलिए इसे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि बहुत सारे कोशिकांग ऐसे भी हैं जिनके चारों तरफ केवल एक ही झिल्ली है, और एक कोशिकांग ऐसा भी है जिसके चारों तरफ झिल्ली होती नहीं है। तो झिल्ली विहीन कोशिकांग है या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है वो भी दोहरी झिल्ली युक्त है, और माइटोकॉन्ड्रिया है दोहरी झिल्ली युक्त, दो झिल्लियां इसके चारों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह बनता है इसकी झिल्ली से संबंधित। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो बाहर की झिल्ली है ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। अंदर की जो झिल्ली है, इनर जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ धसी हुई होती है और ऐसे अंगुली की नुमा उभार बनाती है। अंगुली जैसे उभार अंदर के साइड में बनाती है, जैसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, यहां भी अंगुली नुमा उभार हो गया, यहां वापिस बन गया। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो अंदर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली अंदर की तरफ अंगुली जैसे उभार, प्रवर्ध, आउटग्रोथ बनाती है, और इन आउटग्रोथ को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, क्रिस्टी। और इन्हीं पर जो F1 कण होते हैं उन्हीं से फिर एटीपी वगैरह का निर्माण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है? क्रिस्टी है, क्रिस्टी क्या है? अंगुली नुमा प्रवर्ध है। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है क्रिस्टी का निर्माण किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली से, और दूसरा है आंतरिक झिल्ली से, या फिर दोनों से। तो क्रिस्टी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से, सही ऑप्शन ये होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है क्रिस्टी पाए जाते हैं, ऑप्शन हो गया हरित लवक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रिस्टी जो है वो किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में।
या क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्टी का संबंध है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली जैसे उभारों को कहा जाता है, सही आंसर होगा क्रिस्टी। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन इधर उधर से लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है और बाकी क्वेश्चन इसी मटेरियल से संबंधित आता है। तो आपको सारा क्लियर हो गया। एक बार फास्ट हम रिवीजन कर लेते हैं। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों शामिल है। कोशिका झिल्ली के अंदर की साइड में जीव द्रव्य होता है। केंद्रक में हमारे गुणसूत्र डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं। कोशिकांगों में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की, इसका नाम सीबेंडा ने दिया। अन्य नाम कोशिका का शक्ति ग्रह। उसके बाद में क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्कर में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। क्रेब्स चक्कर की क्रिया श्वसन के दौरान संपन्न होती है। क्रेब्स चक्कर की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी बनाती है। इसके अलावा अन्य नाम, दूसरा और भी नाम है इसका, वह है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम खुद के होते हैं। स्वायत्त ऑटोनोमस है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है। और भी कोशिकांग हैं, तो आपको पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, तो यदि ऑप्शन में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, राइबोसोम है। क्वेश्चन यहां भी पूछ लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी क्या है? शर्करा का नाम होता है। ऐसे ही आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो गया। यदि पूछा जाए कि डिऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर में क्या अंतर है, देखिए यहां डिफरेंस केवल डी का मतलब हो गया डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आर से मतलब है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ जो शर्करा है, शुगर है, उसी का डिफरेंस है। आरएनए में राइबोस शर्करा है और डीएनए में डिऑक्सी राइबोस शर्करा है। तो डिऑक्सी राइबोस शर्करा का क्या मतलब हुआ? राइबोस में ऑक्सीजन होती है और डिऑक्सी राइबोस में डीऑक्सी डीऑक्सी एक ऑक्सीजन जब कम हो जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, तब उसी शर्करा को हम डीऑक्सी कह देते हैं। तो इसमें केवल जो है वो जो शुगर होती है उसी का डिफरेंस होता है। तो डीएनए, आरएनए, ये नेक्स्ट आगे हम बाद में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ ही ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। थैंक्स।